तो कैसे हैं आप सभी बच्चे। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज आपका जो क्लास होने वाला है ये बेहद ही खास है और आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिहाज से तो ये बेहद ही खास है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से प्रश्न बिल्कुल 100% पूछे जाते हैं। और चैप्टर का नाम है आपका द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण जो कि आपकी प्रश्नावली 4.1 से शुरू होता है। इस तमाम क्वेश्चन को हम देखेंगे, साथ ही इस द्विघात समीकरण में क्या कुछ थ्योरी रहने वाली है, क्या कुछ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो तमाम चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद कहीं न कहीं द्विघात समीकरण के तमाम क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम सीधा मुद्दा पर लौटते हैं, अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है द्विघात समीकरण, जो कि आपके 10वीं क्लास के मैथ में चैप्टर नंबर 4 में ये चीजें दी गई है। तो चलिए शुरू कर दे। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि द्विघात समीकरण कहते किसे हैं, तो आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे कि सर द्विघात समीकरण वैसा समीकरण होता है जिसमें कि मैक्सिमम घात 2 होता है, जिसमें कि जो उस समीकरण में जो चर पद होता है जिसका मैक्सिमम घात 2 होता है। कहने का मतलब यह है कि इस द्विघात समीकरण की जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज आता है, वो आता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जब भी हम द्विघात समीकरण की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ये फिगर, ये जो है समीकरण ये आ जाता है, जहां पर ये भी लिखा होता है कि a इज इक्वल टू नॉट जीरो, a इज इक्वल टू नॉट जीरो, जहां पर a का मान 0 नहीं हो सकता है। तो देखिए ये द्विघात समीकरण का जो है रूप होता है। क्या है द्विघात समीकरण का? ये जो है व्यापक रूप होता है, जो कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। देखिए कई बार सवाल हमसे यही पूछ लिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव के रूप में कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होगा। तो डायरेक्ट ये सवाल यही पूछ लिए जाते हैं, जहां हम कहते हैं ax² bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पर a इज इक्वल टू नॉट 0 ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। अब समझने वाली बात है कि द्विघात समीकरण होता क्या है। देखिए वैसा समीकरण जिसमें कि जो चर पद होता है उसका मैक्सिमम घात या फिर पावर 2 हो, यानी कि इस समीकरण में देखेंगे तो यहाँ पे इस पे मैक्सिमम घात कितना है? 2 है, इसीलिए क्या है? द्विघात समीकरण है। लेकिन यहाँ पे एक चीज आप भी समझ रहे होंगे, चर क्या होता है और अचर क्या होता है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। चर और अचर क्या होता है? अगर इस समीकरण में हम बात करें तो इसमें कौन सा पद चर होगा और कौन सा पद अचर होगा, तो आप क्या कहेंगे? दरअसल ये बातें आपको पिछली कक्षाओं में सिखाया गया होगा कि चर और अचर में क्या अंतर है। देखिए अचर वैसी संख्या होती है, वैसा पद होता है जिसका मान जो है कभी नहीं बदलता है। जैसे कि मान लीजिए 1 2 3 4 जो भी अंक होता है वो क्या होता है? अचर होता है, क्योंकि एक का मान कभी भी 2 नहीं हो सकता है, एक का मान कभी भी -1 नहीं हो सकता है, एक का मान हमेशा एक ही रहेगा। वही चर पद वैसा क्या होता है जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे हम किसी समीकरण को हल करते हैं तो वहां पे x का मान निकालते हैं, तो x का मान कुछ भी हो सकता है, उस समीकरण के अकॉर्डिंग हम x का मान निकालते हैं। x का मान 1 भी हो जाता है, कभी कभी 0 भी हो जाता है। तो ये क्या है? चर जो होता है वो हमेशा क्या होता है? बदलता रहता है। इसका मान क्या रहता है? बदलता है। और इसका मान क्या रहता है? फिक्स रहता है। इसका मान क्या होता है? फिक्स रहता है, ये नहीं बदलता है। तो इस समीकरण में अगर बात की जाए कौन कौन सी पद चर है और कौन कौन सी पद अचर है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे x² क्या है? x² चर है, क्योंकि x² का मान कुछ भी हो सकता है। इसी प्रकार ये क्या है? x क्या है? अचर है। और यहाँ पे बात की जाए अचर कौन कौन होगा, तो यहाँ पे a हो गया, a, ये हो गया b और c। ये एक संख्या होगा, कोई भी संख्या के रूप में ये लिखा हो गया होगा, इसका मान जो है कभी नहीं बदलेगा। तो आप चर और अचर में आप अंतर समझ गए होंगे। आप सीधा सवाल पे लौटते हैं, इस टॉपिक पे लौटते हैं। हमने देखा कि सर ये जो है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। क्या है? द्विघात समीकरण का ये व्यापक रूप है। लेकिन कई बच्चों को एक चीज समझ नहीं आते है, ये चीजें तो बहुत ही आसानी से रट लेते हैं। जब उससे पूछते हैं कोई कि भाई द्विघात समीकरण का व्यापक रूप पता है आपको, तो बोलेगा सर ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पर a इज इक्वल टू नॉट 0। लेकिन आप हमसे ये जानना चाहते हैं कि a इज इक्वल टू नॉट 0, यानी कि आपसे हम ये पूछ दे कि इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे a इज इक्वल टू नॉट 0 का क्या मतलब हुआ है। देखिए ये होता है बराबर, इसको ऐसे काट दिया जाता है, मतलब कि बराबर नहीं है, माने कि जहां पर a बराबर 0 नहीं हो। अगर मान लीजिए a बराबर नॉट 0 का मतलब क्या हुआ, तो इसको जरा समझते हैं हम। जरा सोच लीजिए अगर हम a का मान 0 ले लेते, क्या ले लेते हैं? 0 लेते हैं। तो यहां पर अगर आप a का मान बैठाएंगे तो a की जगह 0 दे दे गुने x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जब किसी संख्या को हम 0 से गुना करते हैं तो क्या हो जाता है? वो 0 हो जाता है, 0 प्लस
बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, बी एक्स प्लस यानी कि बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। अब बताइए जब हम यहाँ पे a का मान जीरो ले लिया, उसका जब हम सॉल्व किए तो ये आ गया बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अगर मैं आपसे पूछूं क्या यह द्विघात समीकरण है, क्या यह एक द्विघात समीकरण है, तो कहेंगे सर ये तो द्विघात समीकरण हो ही नहीं सकता, क्योंकि द्विघात समीकरण में मैक्सिमम घात यानी कि पावर 2 होना चाहिए, यहाँ तो मैक्सिमम पावर 1 ही है, तो ये द्विघात समीकरण हो ही नहीं सकता। इसीलिए जब हम द्विघात समीकरण के व्यापक रूप की बात करते हैं तो यहाँ पे कहा यह जाता है कि a इज इक्वल टू नॉट जीरो, क्योंकि a का मान अगर जीरो हो जाएगा तो ये वाला जो भाग है ए एक्स स्क्वायर इसको तो जीरो बना देगा, तो ये द्विघात समीकरण रह ही नहीं जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जब द्विघात समीकरण का व्यापक रूप की हम बात करते हैं तो कहा जाता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, जहां पर a इज इक्वल टू नॉट जीरो, जहां पे a का मान जीरो नहीं होगा। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आया होगा कि द्विघात समीकरण में क्या व्यापक रूप होता है और हम a इज इक्वल टू जीरो, a इज इक्वल टू नॉट जीरो क्यों लिखते हैं। चलिए हम अब सवाल पे लौटते हैं, अब सवाल को सीखते हैं द्विघात समीकरण में, जो कि प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन में दिया गया है। देखिए आपकी प्रश्नावली 4.1 का ये पहला ही सवाल है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, यानी कि इसको आपको सॉल्व करके बताना है कि क्या यह जो दिया गया है ये द्विघात समीकरण है। तो जरा आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर आपको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो आपको पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये इसी रूप में दिया गया है, तो हम सभी जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो आपको इसको इसी तरह पे ब्रेक करना है, तो यहाँ पे x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2a और b बराबर, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 3, 3 दूना 6 हो जाएगा। यहाँ पे आगे इसको देखेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक का स्क्वायर 1 होता है, ये 2x और 1 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर 2x माइनस 6। देखिए जरा हम क्या 2x माइनस 6 को इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये 2x इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2x, और ये माइनस का 6 इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 6। देखिए यहाँ पे कुछ कटने वाला है, तो आप कहेंगे सर माइनस 2x और माइनस प्लस 2x ये आपस में कट जाएगा, तो सर यहाँ पे बचने वाला क्या है, यहाँ पे बचने वाला क्या है, तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 6 एक क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 6 एक 7 हो जाएगा। अगर क्या हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, क्योंकि हमें बीच में x का टर्म नहीं पता, क्योंकि द्विघात समीकरण का जो रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, लेकिन यहाँ पे b वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म यहाँ पे इसमें है ही नहीं। तो यहाँ पे अगर बात करो तो हमें b की जगह 0 इंटू एक्स लिख देते हैं, क्योंकि इसको गुना करेंगे 0 ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर 7 बराबर 0। अब जरा देखिए, वैसे यहाँ भी इसको अगर नहीं भी करते तो चलने वाला था, लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात है, हम इसको इस रूप में ला दिए। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो आप समझते हैं कि ये क्या द्विघात समीकरण होगा। अब आप ही जरा बताइए क्या यह एक द्विघात समीकरण होगा, तो कहेंगे जी सर ये बिल्कुल द्विघात समीकरण होगा, क्योंकि यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है, 2 है। तो लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण है, क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है क्योंकि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में है, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 0 के रूप में है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। तो ये आपका पहला सवाल था। आइए अब हम दूसरा सवाल को बनाते हैं। दूसरा सवाल में कहा यह जा रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स, यानी कि इसको आपको सॉल्व करना है और फिर से पता करना है क्या यह एक द्विघात समीकरण है। तो देखिए जरा इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, आगे यहाँ पे क्या होगा, इस माइनस 2 से इस पूरे में गुना हो जाएगा। जब माइनस 2 से इस पूरे में गुना करेंगे माइनस 2 और 3 हो जाएगा माइनस 6, यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x। अब क्या कीजिए, इस सभी को इस साइड ले आइए, तो इस साइड ले आइएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इस साइड आएगा तो माइनस 6, ये प्लस 6 हो जाएगा, ये प्लस का 2x माइनस 2x हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। आगे देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 2x हो जाएगा माइनस का 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो देखिए फिर से क्या यह द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी स्क्वायर के 0 के रूप में आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह क्या है, द्विघात समीकरण है।
क्योंकि ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में है। तो ये दूसरा सवाल था, ये दूसरा सवाल आपको समझ में आया होगा। आइए अब हम तीसरा सवाल बनाते हैं। सवाल में कहा गया है कि x माइनस 2 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। देखिए इस प्रकार के सवाल को कैसे बनाएंगे, आपको क्या करना है, इसको गुना हो जाएगा, यानी कि इस x से पहले इस पूरा में गुना होगा, फिर इस माइनस 2 से इस पूरा में गुना होगा। जब इस x से इस पूरा में गुना करेंगे तो हो जाएगा x हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x को 1 से गुना करेंगे तो ये x ही हो जाएगा, फिर माइनस 2 से इस x में गुना करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, फिर माइनस 2 से इस प्लस 1 में गुना करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, बराबर देंगे। फिर इसी प्रकार इस x से x प्लस 3 में गुना हो जाएगा तो x को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर x से इस प्लस 3 में गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3x, माइनस 1 से x में गुना होगा तो ये माइनस का x, और माइनस से इस 3 में गुना होगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। देखिए अब हमें क्या करना है, इसको जरा आप देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखे, यहाँ पे x है और माइनस 2x, तो कितना हो जाएगा, x में से जाएगा माइनस 2x, तो यहाँ पे माइनस का x बचेगा माइनस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखिए यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए 3x में से एक x जाएगा तो ये हो जाएगा 2x, और माइनस का यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब इस सभी को आप इस साइड ले आइए, देखिए सब इस साइड आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 2x, ये एक्स स्क्वायर प्लस में है इस साइड आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, ये प्लस का 2x इस साइड आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, ये माइनस का 3 इस साइड आ जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब देखिए कुछ कटने वाला है यहाँ पे, तो सबसे मेन चीज ही कट रहा है इस सवाल में, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर ही कट रहा है। तो आगे इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स और माइनस 2x क्या हो जाएगा, माइनस 3x हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 2 और प्लस 3 क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, बराबर 0। अब आप ही बताइए क्या यह एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इसका मैक्सिमम पावर है वो 1 है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं पावर है तो 1 है, तो लिखेंगे यह, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यह एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में नहीं है, इसीलिए यह क्या है, एक द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए हम अब तीसरा सवाल के बाद चौथा सवाल पे चलते हैं। ये चौथा सवाल में कहा यह गया है कि x माइनस 3 गुने 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 5। बस वही करना है कि इसको इससे गुना कीजिए, आप गुना करेंगे तो क्या होगा, इस x से इस पूरे में गुना होगा तो ये x 2x को गुना करेगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, इस x से प्लस 1 में गुना हो जाएगा तो प्लस का 1 होगा, फिर इस माइनस 3 से इस 2x में गुना होगा तो 3 दूना 6x हो जाएगा, माइनस 3 से 1 में गुना होगा तो माइनस का 3 होगा, बराबर इस x से जब इस x में गुना करेंगे तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x से जब इसमें गुना करेंगे तो ये 5x हो जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना है, इन तमाम चीज़ों को इस साइड ले आना है। उससे पहले आप देखिए यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है, यहाँ पे x और माइनस का 5x, यानी कि x है और माइनस का 5x है, तो क्योंकि माइनस वाला की संख्या बड़ा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 5 बचेगा, माइनस का 5x माइनस 3, ये इस साइड आएगा तो ये एक्स स्क्वायर माइनस में हो जाएगा, ये 5x इस साइड आएगा तो माइनस का 5x हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ कट रहा है या फिर घट रहा है तो आप घटा दीजिए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर है, माइनस का x स्क्वायर है तो घट के क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। अब x वाला हम देखिए यहाँ पे माइनस 5x है और यहाँ पे माइनस 5x है, तो दोनों में माइनस है तो दोनों आपस में जुड़ जाएगा, तो माइनस का 5 5 10x हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे माइनस का 3x बराबर 0। देखिए क्या यह है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में है, तो यहाँ पे मैक्सिमम घात 2 है, लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण है। क्या है, द्विघात समीकरण है, क्योंकि क्या है, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में है। तो ये आपका था चौथा सवाल। आइए अब हम पांचवा सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं, और पांचवा सवाल आपकी किताब में क्या कहते हैं, 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 गुने एक्स माइनस 1। देखिए इसमें भी वही करना हमें, इस 2x से इसमें गुना हो जाएगा तो गुना करेंगे तो 2x से गुना होगा x में तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर इस 2x से गुना होगा 3 में तो माइनस का 6x हो जाएगा, फिर इस माइनस 1 से गुना होगा x में तो माइनस का x, और माइनस 1 से गुना होगा माइनस 3 में तो प्लस का माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। फिर आगे देखिए इस x प्लस 5 से x माइनस 1 में गुना होगा, तो यानी कि पहले इस x से x माइनस 1 में गुना हो जाएगा, तो x को गुना करेंगे तो ये x स्क्वायर होगा, फिर इस x से माइनस का 1 में गुना होगा तो माइनस x हो जाएगा, फिर इस 5 से x में गुना हो जाएगा तो ये प्लस का 5x हो जाएगा, और फिर
इससे गुना होगा, इसमें तो कितना हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। आगे देखिए इस सवाल में अब होगा क्या, अब हमें क्या करना है, पहले इसको देखिए, यहाँ पे कुछ चीजें जुड़ रही है, कुछ चीजें घट रही है। तो 2x², यहाँ पे माइनस का 6x है और माइनस का x है, तो क्या होगा, माइनस माइनस आपस में जुट के माइनस का 7x हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा इधर। फिर इधर बात करेंगे तो यहाँ पे x² है, यहाँ पे माइनस x और प्लस x है, यानी कि प्लस वाले में बड़ा है तो यहाँ पे प्लस का साइन होगा, यानी कि 4x हो जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा। अब क्या कीजिए, इस तमाम चीजों को अब इस साइड ले आइए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन में बदलाव हो जाएगा, यानी कि 2x² माइनस 7x प्लस 3, ये x² इस साइड आएगा तो माइनस का x² हो जाएगा, ये 4x इस साइड आएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा, ये माइनस 5 इस साइड आएगा तो प्लस का 5 होगा, बराबर में 0 हो जाएगा। अब देखिए क्या कुछ घट रहा है, 2x² माइनस x², यानी कि 2x² में से x² जाएगा तो ये बचेगा x²। फिर यहाँ देखिए x बराबर माइनस 7x और माइनस 4x, दोनों में माइनस का चिन्ह है तो आपस में जुड़ जाएगा, 7 4 11x हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का 3 है, यहाँ भी प्लस का 3 है, तो प्लस 3 और प्लस 5 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। जरा आप ही बताइए क्या यह एक द्विघात समीकरण है, तो आप कहेंगे जी सर, हाँ यह क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण होगा। क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये भी क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इजकल टू 0 के रूप में है, इसीलिए क्या होगा, ये एक द्विघात समीकरण होगा। अगला सवाल में आपको कहा यही जा रहा है कि x² प्लस 3x प्लस 1 इजकल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे कहीं ना कहीं a माइनस b का होल स्क्वायर के रूप में है, इसको आपको a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में ब्रेक करना होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ हो नहीं सकता, तो इसको ऐसे ही लिख दीजिए, x² प्लस 3x प्लस 1, यहाँ पे इसको ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा a² प्लस b², यानी कि b का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2, a का मान x है और b का मान 2 है। आगे इसको जब आप ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 2 दूना 4x हो जाएगा। यहाँ पे आप सभी को इस साइड ले आइए, जब इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 1, ये इस साइड आएगा तो माइनस का x², ये इस साइड आएगा तो माइनस का 4, ये इस साइड आएगा तो प्लस का x हो जाएगा 4x। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपस में घट जा रही है, कट जा रही है, तो यहाँ पे देखिए माइनस का x², यहाँ पे प्लस का x², तो ये क्या होगा, आपस में कट जाएगा, ये कट जाएगा तो यहाँ पे x² वाला टर्म ही खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे 3x और 4x हो जाएगा 7x और प्लस का 1x और माइनस का 4x हो जाएगा 3x बराबर 0 हो जाएगा। तो आपको क्या बचा यहाँ पे 7x माइनस 3, आप ही बताइए क्या यह एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम घात एक ही है और द्विघात समीकरण होने के लिए मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो लिखेंगे नहीं, क्या लिखेंगे, नहीं, द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण क्या है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इजकल टू 0 के रूप में नहीं है, इस रूप में नहीं है, इसीलिए क्या है, यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। तो अब तक हमने 6 क्वेश्चन बना लिया, आप 2 क्वेश्चन, शायद 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे प्रकार के और है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यह 7वां सवाल है और 7वां सवाल में आपके लिए जो कहा गया है x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू x² माइनस 1। तो इस सवाल को बनाने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कहीं ना कहीं ये a प्लस बी का होल क्यूब के रूप में दिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है। तो आप कहेंगे सर a प्लस बी का होल क्यूब होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो चलिए इससे पहले हम a प्लस बी के होल क्यूब में तोड़ेंगे, तो यहाँ पे x³ हो जाएगा प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर यहाँ पे गुना हो जाएगा 2x से अंदर में, तो ये 2x होल क्यूब 2x³ हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा। अब जरा देखिए इसको और भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो x³ यहाँ पे हो जाएगा और 2 का क्यूब क्या होगा 8 हो जाएगा, यहाँ पे आप गुना करेंगे 3 दूना 6x हो जाएगा और यहाँ पे x प्लस 2 हो जाएगा और यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2x³ माइनस 2x। जरा आप इसको और भी ज़्यादा सॉल्व करते हैं तो आपको पता चलेगा कि x³ प्लस 8 प्लस इस 6x से इसमें गुना होगा तो 6x² हो जाएगा प्लस 12 का x होगा। इन तमाम चीज़ों को आप इस साइड ले आइए, इस साइड ले आएगा तो ये माइनस का 2x³ हो जाएगा, ये प्लस का 2x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कुछ घटने वाला है, तो आप देखेंगे सर यहाँ पे x³ है और यहाँ पे माइनस का 2x³ है, तो ये क्या हो जाएगा 2x³ और माइनस का 2x³ हो जाएगा माइनस का x³ हो जाएगा। प्लस आप x² में देखेंगे तो 6x² और यहाँ पे क्या है
यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो रहा है, कोई और नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ यही रह जाएगा 6x² प्लस आप x वाला देखिए 12x और 2x क्या हो जाएगा 14x हो जाएगा, और प्लस कोई संख्या है यहाँ पे 8 है और यहाँ पे कोई और संख्या नहीं, तो आप 8 का 8 ही रह जाएगा बराबर। अभी ये आपका समीकरण आ गया फाइनली। क्या आप यह एक द्विघात समीकरण है? तो कहेंगे सर इस समीकरण को जब हम देखते हैं तो यहाँ पे पता चलता है कि मैक्सिमम घात कितना है 3 है, जबकि द्विघात समीकरण होने के लिए मैक्सिमम घात कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। अगर ये वाला टर्म नहीं होता, सिर्फ इतना रहता 6² तो ये द्विघात समीकरण हो जाता, लेकिन ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो क्या होगा, ये द्विघात समीकरण नहीं होगा क्योंकि ये ax² प्लस bx प्लस c 0 के रूप में नहीं है, इसीलिए क्या होगा, ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। चलिए हम अब इस तरह के सवाल के लास्ट सवाल कहीं ना कहीं 8वां सवाल है, आपको देखिए कहीं ना कहीं वो भी सवाल a प्लस बी के होल क्यूब पे ही बना है। तो आइए 8वां सवाल को हम देखते हैं। और इस तरह के कहीं ना कहीं अंतिम सवाल है, इसमें आपको आगे बढ़ाएंगे, जहाँ पे देखा गया है कि x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब है। तो आपको पता होना चाहिए कि a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है। तो आप कहेंगे सर a माइनस बी का होल क्यूब होता है a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ये क्या होता है, a³ माइनस बी का होल क्यूब होता है, और यहाँ पे ऐसे ही ब्रेक होगा। यहाँ देखिए x³ माइनस 4x² माइनस का x प्लस का 1, यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं था, सबको ऐसे ही लिख दिया हमने। यहाँ पे आप इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x³ माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू ए माइनस बी, यानी कि x माइनस 2 हो जाएगा। आगे इसको जब हम बढ़ाएंगे तो x³ माइनस 4x² माइनस का x प्लस का 1 इज इक्वल टू माइनस x³ माइनस 2 का क्यों हो जाएगा माइनस का 8, यहाँ पे गुना होगा 3 दूना 6x हो जाएगा, माइनस का x माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ पे अगर बात करेंगे यहाँ पे होगा x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x³ माइनस 8 माइनस 6 से क्या होगा, इस पूरे में गुना हो जाएगा, तो माइनस का 6 से गुना होगा x में, तो माइनस का 6x² होगा, माइनस का गुना होगा माइनस का 2 से, तो माइनस 6 दूना 12x हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इन तमाम चीज़ों को इस साइड ले आना है। जब आप इसको इस साइड ले आएंगे तो क्या होने वाला है, जब आप इसको इस साइड ले आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे x³ माइनस 4x² माइनस का x प्लस का 1 ये इस साइड आएगा तो माइनस x³ हो जाएगा, ये माइनस 8 इस साइड आएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा, ये माइनस 6x² आएगा तो यहाँ पे प्लस 6x² हो जाएगा, माइनस 12x इस साइड आएगा तो ये इस प्रकार हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ कट रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा सर यहाँ भी x है, x³ है, यहाँ भी x³ है, तो क्या होगा आपस में यहाँ से ये चीजें कैंसिल हो जाएगी। और कुछ कटने वाला है तो कहेंगे नहीं, आप सब जोड़ घटा होगा। तो देखिए यहाँ पे पहले माइनस का x² है और यहाँ पे प्लस का 6x² है, तो यहाँ पे माइनस का 6x है और यहाँ पे प्लस का 6 है, तो 6 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x² होगा। ठीक है, अब x वाला देखिए, x वाला टर्म का है, यहाँ x है और यहाँ पे माइनस का 12x है, यहाँ पे माइनस का x है, तो माइनस माइनस वाला जुड़ जाएगा तो यहाँ होगा 13x हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 है और यहाँ पे 8 है, तो 1 और 8 क्या हो जाएगा 9 बराबर 0। अब आप ही बताइए क्या यह एक द्विघात समीकरण हो सकता है? तो कहेंगे जी सर, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है। हाँ, क्योंकि ये क्या है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप में है ना। यहाँ पे मैक्सिमम घात 2 है, ये इस रूप में, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे आपको इस तरह के 8 ऐसे प्रश्न थे जिसमें कि आपको जांच कर बताना था कि कौन द्विघात समीकरण होगा, कौन द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब चलिए हम आपके दूसरे सवाल पे लौटते हैं, ये सवाल आपका खत्म होता है। देखिए दूसरा सवाल का ये पहला सवाल है, दूसरा में कुल आपको 4 सवाल है। इसमें आपको कहा यह गया है कि निम्न को द्विघात समीकरण के रूप में लिखा, यानी कि जो भी सवाल है आपको उसको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। और इसमें कि पहला सवाल आपसे कहा यह जा रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर है, तो क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई की दुगुना से एक अधिक है, तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। यानी कि इसको आपको द्विघात समीकरण के रूप में बैठाना है। तो आप सभी जानते हैं आगे आयत के बारे में, यहाँ पे लिखते हैं हम हल लिखते हैं सॉल्यूशन इसका। एक आयत के बारे में आप सभी को ज्ञात होगा कि आयत का जो होता है आमने सामने का भुजा बराबर होता है, और ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। इस आयत का हमें क्या दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया है। कितना दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर। देखिए इस सवाल में कहा गया कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई का दुगुना है, यानी कि जो लंबाई है इस चौड़ाई का दुगुना से एक अधिक है। तो यहां पे लिखेंगे माना कि आयताकार भूखंड का चौड़ाई बराबर
चौड़ाई बराबर x है। हमने चौड़ाई इसलिए माना क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है, क्योंकि चौड़ाई जो है लंबाई, क्योंकि लंबाई जो है चौड़ाई का दुगुना से एक अधिक, इसीलिए हमने चौड़ाई मान लिया। तो लंबाई क्या हो जाएगा, तो लंबाई क्या हो जाएगा, सवाल में कहा गया है कि चौड़ाई का दुगुना से एक अधिक है, तो चौड़ाई अगर 2x है तो इसका दुगुना हो जाएगा 2x और इससे एक अधिक है। तो हमें पता चला कि इस आयत का जो लंबाई है वो पता चला 2x प्लस 1 है और चौड़ाई पता चला हमें x है। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता होता है, आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने में चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुने में चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। तो इस आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल दिया गया है 528, कितना दिया गया है 528, और हमें लंबाई पता है 2x प्लस 1 है, लंबाई कितना है 2x प्लस 1 इंटू चौड़ाई कितना है x है, तो इसका गुना हो जाएगा, यानी कि 528 बराबर क्या हो जाएगा, इस x से गुना होगा इसमें तो 2x स्क्वायर हो जाएगा और इससे इसमें गुना होगा तो x हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, क्या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस x बराबर 528, क्योंकि हम इसको इस साइड और इसको इस साइड कर दिए। अब जरा देखिए इस 2x स्क्वायर प्लस x को हम इस 528 को इस साइड लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 528 बराबर 0। तो क्या यह द्विघात समीकरण के रूप में नहीं आ गया, आपको कहा था बस द्विघात समीकरण के रूप में इसे व्यक्त करना है। तो यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528, ये इस द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। चलिए अब हम दूसरा सवाल पे चलते हैं। दूसरा का ये तीसरा सवाल है, इसमें आपसे कहा यह गया है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 था, तो हमें रोहन का वर्तमान आयु ज्ञात करना है। वैसे हमें वर्तमान आयु ज्ञात नहीं करना है, वैसे समीकरण के रूप में लिखना है बस। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे कहा गया कि रोहन नाम का कोई लड़का जिसका माँ का जो उम्र है रोहन से 26 वर्ष बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पे लिखेंगे हल, तो यहाँ लिखेंगे माना कि रोहन का आयु, माना कि रोहन का वर्तमान आयु x वर्ष है, कितना है x वर्ष, क्योंकि हमें रोहन का वर्तमान आयु ही निकालना है तो हमने रोहन का आयु मान लिया। रोहन का वर्तमान आयु x वर्ष है, तो रोहन का माँ उससे कितना बड़ा है 26 वर्ष बड़ा है, तो रोहन का माँ का आयु कितना हो जाएगा, रोहन का माँ का आयु मतलब उम्र, रोहन का माँ का आयु कितना हो जाएगा, इससे 26 वर्ष बड़ा है तो x प्लस 26 वर्ष हो जाएगा। क्या आपको पता चल गया। आगे जो सवाल में कहा गया है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 था, तो यहाँ पे समझने वाली है बात यह है कि 3 वर्ष पश्चात, देखिए अगर पश्चात की बात करें यानी कि 3 वर्ष बाद, और पूर्व लिखा रहेगा तो यानी कि 3 वर्ष पहले। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले लिखिए रोहन का आयु 3 वर्ष पश्चात कितना होगा, पश्चात मतलब बाद में, अगर रोहन वर्तमान में x वर्ष का है तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, इसमें 3 वर्ष और जुड़ जाएगा तो x प्लस 3 वर्ष इसका आयु हो जाएगा। और रोहन का माँ कितना हो जाएगा, रोहन का माँ 3 वर्ष पश्चात यानी कि बाद में, इसमें भी 3 जुड़ जाएगा तो रोहन की माँ की वर्तमान आयु है x प्लस 26 वर्ष, तो इसमें 3 वर्ष और बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा x प्लस 29 वर्ष। हमने 3 वर्ष पश्चात आयु क्यों निकाला, क्योंकि सवाल में हमसे कहा था कि उनकी आयु का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो अगर हमें उनके 3 वर्ष आयु कितना हो जाएगा ये पता रहेगा तब तो हम पता करेंगे। तो हमने दोनों का 3 वर्ष पश्चात आयु निकाल लिया। प्रश्न में क्या कहा गया, आगे प्रश्न से कहा गया है कि दोनों का गुणनफल 360 है 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष पश्चात रोहन का माँ का आयु है x प्लस 29 और रोहन का x प्लस 3 है, तो दोनों का गुणनफल दिया गया यानी कि x प्लस 3 गुने x प्लस 29 दिया गया है, आपको 360 दिया गया है। अब इसमें गुना हो जाएगा x से तो x स्क्वायर हो जाएगा, 29 में होगा x से गुना तो ये 29x हो जाएगा, 3 में x से गुना होगा तो 3x हो जाएगा, और 29 में 3 से गुना होगा तो 9 तिया 27, 3 9 6 2 8 यानी कि 87 हो जाएगा और ये 360 हो जाएगा। अब सबको इस साइड ले आइए तो क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर का x स्क्वायर हो जाएगा 29 और 3 क्या हो जाएगा 32x हो जाएगा, और ये प्लस 87 और ये 360 इस साइड आएगा तो माइनस का 360 हो जाएगा बराबर में 0।
इसको आप क्या करना है आगे, इसको आप जरा आप इसको घटा लीजिए। एक्स स्क्वायर 32x 360 में से 87 जाएगा तो कितना होगा, माइनस होगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा वाला है, बड़ा अंक है 360। तो 10 में से 7 जाएगा तो 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, 15 में से 8 गया तो हो जाएगा 7, यहाँ पे 273। तो ये जो समीकरण आ गया सवाल नंबर 3 का, जहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0। तो आई होप ये चीज़ें जो समझ में आ रही होगी।